वेलकम बैक स्टूडेंट्स अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ कॉमर्स क्लब। हाँ, यहाँ पे वीडियो शुरू करने का स्टाइल थोड़ा सा कैजुअल है, बट ये छोटा सा पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन तुमको ये समझाने के लिए कि वीडियो का कंटेंट क्या है और किस पार्ट में तुमको सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। बच्चों ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर इंडियन इकोनॉमिक्स के मॉड्यूल में हम लोगों ने 2 केसेस को उठाया, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 दैट मीन्स इंडियन इकोनॉमिक्स एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में इतना ज़्यादा कंसेप्चुअली है नहीं। हाँ, रीडिंग प्रोस्पेक्ट से तुम उसको बहुत अच्छी तरीके से रीड कर लो, कोई इशू वाली बात नहीं है बच्चों। बुक रीडिंग ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण रहेगी। तुमसे जो पूछा जाने वाला स्तर है वो केस स्टडीज़ ज़्यादा मेरे को ज़्यादा सीरियस लगी हैं, इसलिए मैंने केस स्टडीज़ को रखा है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी तुम चाहो तो आई बटन पे मैंने लिंक दिया है, कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैंने इसके पहले तुमको पढ़ा रखे हैं। इस केस स्टडीज़ में सबसे ज़्यादा कॉलोनियल पीरियड और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में ज़्यादा बात करी जा रही है, और इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशंस और किस तरीके से जो टैरिफ्स एंड कोटाज हम लोगों में बिल्डअप कर दिए गए थे ड्यू टू कॉलोनियल पीरियड, उसमें ज़्यादा फोर्स किया गया है। ये केस स्टडीज़ आपके सीबीएसई के पेपर के पॉइंट ऑफ क्वेश्चनिंग को देख के ही बनाई गई है, तो दैट मीन्स ये वीडियो आपके आने वाले प्रोस्पेक्ट मतलब जितना भी आपका आ सकता है आपके चैप्टर नंबर 1 से, उसके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। लेकिन उसके लिए एक वीडियो और देखना पड़ेगा बच्चे। चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक वीडियो और देखना, आई बटन पर लिंक है, मैंने पहले इसको वीडियो शूट करके पहले ही डाल दिया था, ठीक है। दैट्स इट अबाउट इट। आई होप तुमको ये चीज़ समझ आ गई। डायरेक्टली केस नंबर 1 और केस नंबर 2 अब तुम इंट्रो के बाद पढ़ सकते हो। शुरू करते हैं, डायरेक्टली वीडियो पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स बढ़ता हूं सबसे पहली अपनी केस स्टडी, दैट मींस अपना केस बेस्ड क्वेश्चन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में हमारा लिखा हुआ है इंडियाज इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल remained fundamentally agrarian. About 85% of the country's population live mostly in the villages and derived livelihood directly or indirectly from the agriculture. Basically यहाँ पे बताया गया है कि हमारा जो 85% आबादी थी, तो लिमिटेड नंबर ऑफ अर्बनाइजेशन था हमारे पास, 85% की जो आबादी थी हमारी एग्रीगेरियन थी, हमारी रूरल इलाके में रहती थी। However, despite being the occupation of such a large population, the agriculture sector continued to experience a stagnation. इतनी सारी की सारी पॉपुलेशन उस जगह पे रहने के बावजूद, इतने सारे के सारे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने के बावजूद भी हमें स्टैग्नेशन मतलब एक रुकावट सी फील होती थी। आगे लिखा हुआ है, एंड नॉट फ्रीक्वेंटली यूजुअली डिट्राइटेशन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बिकेम लो through in absolute term, okay, in the sector experiencing some growth due to the expansion of aggregate area under cultivation. This stagnation in the agriculture sector was caused mainly because of various system of land settlement were introduced by the colonial government. बच्चों कहीं ना कहीं ध्यान रखना इस चीज का कि हमें कुछ ना कुछ ग्रोथ कहीं ना कहीं मिलती थी, तो वो सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन एरिया के बढ़ जाने के प्रोस्पेक्ट से ही मिलती थी, लेकिन भैया वो भी कुछ समय के बाद स्टैग्नेशन में ही चली जाती थी। जो पॉइंट ऑफ सीरियसनेस हमें जहां पे देखने को मिली, वो देखने को मिली क्या, जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम कॉलोनियल गवर्नमेंट ने करके रखे थे, उनकी वजह से दिक्कतें आ रही थी, पर्टिकुलरली अंडर द जमींदारी सिस्टम व्हिच वर इंप्लीमेंटेड इन द बंगाल प्रेसिडेंसी कंप्राइजिंग पार्ट्स ऑफ इंडियाज प्रेजेंट ईस्ट इंडियन स्टेट। बच्चे ध्यान रखना, कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा क्रूशियली देखने को मिला था, जो प्रेजेंट हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, वहां पे ये बहुत ज्यादा क्या कहते हैं तादाद में भी देखने को मिलता था। सीधी बात यहां पे क्या करी जा रही है, क्वेश्चन पे डायरेक्ट केस हम लोगों ने पूरा का पूरा पढ़ लिया, ठीक है। यहां पे बात हमारी सिर्फ और सिर्फ स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर और कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, उसकी वजह, उसकी पूरी की पूरी गाथा बताई जा रही है, ठीक है। बच्चे ध्यान, चैप्टर नंबर 1 में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट केस स्टडी यही हो सकती है। अगर हम लोग यहां पे बात करें तो लिखा हुआ है सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द मेन रीजन फॉर द स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर द ब्रिटिश रूल क्या हो सकता है। पहला यहां पे लिखा हुआ है टेक्नोलॉजिकल डिसेलरेशन, प्रॉब्लम ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, लैंड सेटलमेंट सिस्टम और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो बच्चे ध्यान रखो, यहां पे सबसे बड़ा दिक्कत जो था, भाई थे तो वैसे के सारे, लेकिन लैंड सेटलमेंट सिस्टम सबसे ज्यादा बातें इसी की चीज की हो रही है हमारी इस पूरी की पूरी केस स्टडी में, तो हमें लैंड सेटलमेंट सिस्टम पे सबसे ज्यादा कैरी फॉरवर्ड रहना बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, दैट द लैंड सेटलमेंट सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। तो भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा लिखा हुआ है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंक्रीज द बर्डन ऑफ रेवेन्यू ऑन फार्मर ड्यू टू, भाई साहब कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में भाई साहब हम लोग पहले सब कौन सी फार्मिंग करते हैं बच्चों, आप सबको बताओ, हम लोग पहले
सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता था, हम लोग उतना ही उगाते थे जितना हमारी फैमिलीज और हम खुद खाने में सफिशिएंट होते थे, मतलब उतना ही उगाया जाता था जितना खाने योग्य होता था। लेकिन हमको ब्रिटिशर्स ने कमर्शियलाइजेशन सिखाया। कमर्शियलाइजेशन में भी बर्डन हो गया रेवेन्यू का, बहुत ज्यादा पैसा नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? लो प्रोडक्टिविटी। हाँ ऑब्वियसली बात है, प्रोडक्टिविटी हम लोग की लो थी, भाई हमारे पास टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन थी नहीं। लो प्रॉफिट भी लो था। क्यों? क्योंकि हायर मार्जिन मिडिलमैन खा जाते थे। तो ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल सही, सारी की सारी चीजें यहाँ पे करेक्ट है। प्रॉफिट भी नहीं हो पाता था, हमारे पास इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा लो थी। इसकी वजह से जो हमारा रेवेन्यू है वो डिक्लाइन होता चला गया। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंक्रीज द बर्डन ऑफ रेवेन्यू का बहुत ज्यादा भार हो गया था, हम लोग को रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा था। द रीजन बिहाइंड दैट ओनली बिकॉज ऑफ दिस। आई होप तुमको ये चीज समझ आ गई है। आगे बढ़ते, थर्ड हमारा असर्शन रीजन है। असर्शन क्या है? जमींदारी, दैट मीन सेमी फ्यूडल इकोनॉमी में इन दिस colonial era were also responsible of the misery of the cultivators। ऑब्वियसली बात है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी इन जमींदारों की वजह से। जो टिलर्स होते थे उनको उनका हिस्से का प्रॉफिट नहीं मिल पाता था, वो प्रोडक्टिविटी जितनी भी कर लें कुछ भी काम नहीं आता था। और रीजन इसका लिखा था, टर्म ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड और हार्श ऑन द जमींदार्स। बच्चे ध्यान रखना, ये जो आपका रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराया था, ये बहुत ज्यादा हार्श था जमींदार्स के लिए। बहुत बच्चे कहते हैं हाँ बिल्कुल सदैव बहुत ज्यादा हार्श था। बच्चों ध्यान, हार्श था लेकिन टिलर्स के लिए था, जमींदार्स के लिए कभी भी हार्श नहीं था। ठीक है, तो बच्चे ध्यान रखना, रीजन तो बिल्कुल गलत हो गया, हाँ असर्शन बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखेंगे, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, इतना तो हो गया। अब आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारी जो क्या कहते हैं अपनी केस स्टडी है, दैट मींस लिखी हुई है, बिफोर द कॉलोनियल पीरियड इंडिया वाज एक्सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इन द यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज। ओके, अंडर द कॉलोनियल रूल इंडिया वाज रिड्यूस्ड टू द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक सिल्क, जूट, कॉटन, वूल, इंडिगो एक्सेट्रा एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स मेड इन द फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन। बच्चे ध्यान रखना, हमारे जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थे उनके आने से पहले हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स करते थे। हमारे जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होते थे ऑफ हैंडीक्राफ्ट वो पूरी दुनिया में वेल नोन थे। प्रिंसली कोर्ट्स में हमेशा सबसे पहले हम लोग के सिल्क के बनाए हुए कपड़े ही जाया करते थे। लेकिन ध्यान रखना, जब से हमारे कॉलोनियल गवर्नमेंट आई उन्होंने हम लोग को क्या बना दिया, सिल्क, जूट, कॉटन, वूल, इंडिगो, ये रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया हम लोग को, और वो भी रिस्ट्रिक्टेड जगहों पर, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन की इकोनॉमी को बनाने के लिए। और ब्रिटेन से बने हुए जो फिनिश प्रोडक्ट्स होते थे वो हम लोग इंपोर्ट कर देते थे। ठीक है, एडिशनली द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल, और जैसे ही स्विस कैनाल है, जिन लोगों को पता नहीं स्विस कैनाल क्या है तो बच्चे ध्यान रखना, अफ्रीका के ऊपर से हम लोगों ने एक जगह निकाली थी, वहां स्विस कैनाल मतलब एक तरीके से एक सी रूट था जहां से हम लोग डायरेक्टली ब्रिटेन से ट्रेड कर सकें। ठीक है, ब्रिटिशर्स ओवर इंडिया फॉरेन ट्रेड, और इसके पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स ने इससे तो पूरी की पूरी इंडिया के इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पे अपना कब्जा जमा लिया था स्विस कैनाल से। द रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड वाज अलाउड विद द हैंडफुल ऑफ द कंट्रीज लाइक चाइना, श्रीलंका और ईरान। बच्चे ध्यान रखना, और कुछ बची कुची ट्रेड जो थी वो चाइना से, श्रीलंका और ईरान से होती थी। क्यों? क्योंकि वो हम लोग के जो कहते हैं ब्रिटेन से, तो उनके संबंध अच्छे थे। ओके, इंडिया वाज अ लार्ज एक्सपोर्टर इन अ कॉलोनियल पीरियड, हाउएवर इट डिड नॉट अफेक्ट द कंट्रीज इकोनॉमी। वैसे तो अगर देखा जाए हमारी पूरी ग्लोब में वो बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहा था इंडिया, लेकिन वो ट्रेड कहां हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन में ट्रेड हो रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, इंडिया की इकोनॉमी में कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिला था। और आयरनिकली अगर हम लोग देखें तो यहां पे लिखा भी हुआ है, इंडिया जितना भी पेमेंट्स रिसीव करता था वो सारा का सारा ऑफिस सेटअप करने में लग जाता था, ब्रिटेन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस उनमें लग जाता था, जिसकी वजह से इंडिया का कोई भी लाभ नहीं हो पाता था। अब भाई साहब, अब देखते हैं हम लोग से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या हैं। यहां पे 3 क्वेश्चन है। हाउ डिड द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल हेल्प द ब्रिटिशर्स? तो बच्चे ध्यान रखना, ब्रिटिशर्स को स्विस कैनाल ओपन करने से क्या फायदा हुआ, तो सिंपल उनकी जो पूरी की पूरी भारत की फॉरेन ट्रेड थी उस पर कब्जा करना, मतलब ऑक्यूपाइंग द फॉरेन ट्रेड्स ऑफ द इंडिया, ये हेल्प किया स्विस कैनाल ने ब्रिटिशर्स को। आगे क्या, नेम द कंट्रीज विद विच द इंडिया हैड फॉरेन ट्रेड? तो बच्चे ध्यान रखना, ब्रिटेन के जिनसे सबसे ज्यादा अच्छे संबंध थे, लाइक चाइना, श्रीलंका और ईरान, इन लोगों से ये लोग ट्रेड करते थे। इंडिया और ट्रेड करता था, ब्रिटेन को छोड़ के, ब्रिटिशर्स को छोड़ के, और जहां से ट्रेड होती थी वो 3 ही कंट्रीज थी, क्योंकि इनके उनसे ज्यादा अच्छे संबंध थे। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें, व्हाट इज द रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया? तो बच्चे ध्यान रखेंगे क्या क्या रीजन थे फॉरेन ट्रेड डिक्लाइन होने के। तो बच्चे ध्यान रखना, हम लोग सारे के सारे जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स थे वो बेसिकली तो रिस्ट्रिक्टेड थे आपके ब्रिटेन के थ्रू। हम लोग इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स थे और एक्सपोर्टर थे किसके, रॉ मटेरियल के, लाइक इंडिगो, जूट, कॉटन, वूल। और बच्चे ध्यान रखिएगा, कुछ जगहों पे जो हमारी ट्रेड होती थी वो चाइना, श्रीलंका और ईरान थी, क्योंकि उनके साथ संबंध ब्रिटेन के अच्छे थे। और दूसरी चीज याद रखना, कुछ भी पैसा अगर हम कमा भी लेते थे वो हमारे ऑफिस सेटअप और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ ब्रिटेन में ही लग जाता था, जिसकी वजह से भारत का कोई भी अपग्रेडेशन नहीं हो
पाता था। और दैट्स इट अबाउट इट। ये हमारे कुछ केस स्टडीज थी जो हम लोगों ने पढ़ी। बच्चों ध्यान रखना, इससे रिलेटेड और भी चीजें आती रह सकती हैं। हमारी वीडियो अपलोड हुई थी, आई बटन में मैंने लिंक दे दिया, जैसे देख लीजिएगा। जो चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड और भी मैंने कुछ क्वेश्चंस लगवाए टफ एंड टफ। तो बच्चे ध्यान रखेंगे, अपनी प्रिपरेशन ऐसे कंटिन्यू रखेंगे। मैं मिलता हूं आपको एक और वीडियो के साथ, आपके पूरे के पूरे डाउट सॉल्व करते हुए और मेन क्वेश्चंस को इन लास्ट के सॉफ्ट टाइम पे आपको समझाते हुए। दैट्स इट अबाउट इट। मैं जा रहा हूं दूसरी वीडियो तुम्हारे लिए शूट करने, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। अपनी जो प्रिपरेशन है कंटिन्यू रखो भाई, अभी तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।